जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, सारे लोगों से बनना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, बोला सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। आप लोगों को मैं पढ़ाया था लाभ हानि में कि जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर का बात करता है। ठीक है, तो ये 10% लाभ, लाभ जब भी परसेंटेज की बात होती है या लाभ हानि की बात होती है तो 100% में लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो 10% लाभ यानी 110%। ठीक है, और फिर बोल रहा है 15% लाभ तो 115%। कितना हो जाएगा? 115%। यही है। अब इसको क्या कीजिए आप, अंतर, ये बोल रहा है 200 रुपया अधिक मिल रहा है यानी अंतर का बात करता है। तो यहाँ अंतर कितना बता रहा है? तो 5% बता रहा है। तो 5% बराबर 200 रुपया। तो बोल रहा है सामान का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है दोस्तों। तो 100% बराबर, ठीक है, तो कितना होगा? 200, ये 5 बटा में आ जाएगा यहाँ पे, गुने 100। अब इसको काट दीजिए 5 से 20 बार में। ठीक है, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4,000 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 4,000 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ? तो 4,000। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपका, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी मैं बताया आप लोग को कि जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर को बताता है। अब यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि घड़ी को महेश ने 10% हानि पर बेचा, और परसेंटेज में जब भी हानि या लाभ होती है तो 100% पे, ये मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, तो 10% हानि हुई, अन्य 90% रहा उसके पास। और फिर बोल रहा है कि 5% हानि हुई, अगर में बेचा तो क्या हुआ कि 5% हानि हुई, तो ये 95% हो गया। ठीक है, और बोल रहा है 60 रुपया अधिक मिलते हैं। अधिक कम जो है सो अंतर को बताता है, तो यहाँ अंतर इसका निकालिए तो 5% हुआ। अब 5% बराबर 60 रुपया है। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर सिंपल सा है, 60/5 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 5 से 12 बार में। ठीक है, तो 12×5 = 60 कट गया। ये कितना आया दोस्तों? तो 1200। क्रय मूल्य कितना आया? तो 1200। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 80 से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, 80 से गुना कर दीजिए। 20% अधिक है यानी 120 अधिक है, और जब परसेंटेज की बात हो रहा है तो बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना अधिक है? 20%। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए काट के, ये हो जाएगा 20×6 = 20 और 20×5 = 100, और इसको काट दीजिए तो 16×5 = 80, ये कट जाएगा। अब कितना आ रहा है? तो 96 आ रहा है। तो कितना अधिक है दोस्तों? वह कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है? तो 80 से 20% अधिक कौन होगा? तो 96 होगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 96 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये क्या है? अभी मैंने कम्युनिटी में डाला था दोस्तों,
ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में से 3% 5% का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से पूरा मैथ देखते नहीं है, ठीक है। तो 3% 5% का कितना परसेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। 3% 5% का कितना प्रतिशत है। तो आप लिखिए 5% का यानी गुना x% बराबर 3% है। पूछ रहा है 3% 5% का कितना परसेंट है, तो 5% का x% बराबर 3%। ठीक है, अब क्या कीजिए, 5% है तो यहाँ 5 बटा 100 कीजिए, ये x भी परसेंट में तो इसको भी 100 कर दीजिए, और बराबर है यहाँ 3% है तो 3 इसका भी बटा 100 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये काट दीजिए, 100 काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब कितना बचा, सो देखिए, ये बचा 5x और बटा 100 में, और यहाँ क्या बच गया है 3। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 5x बराबर 1 तिया 300। अब इसको काट दीजिए, x बराबर 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 छके 30 और 1 0 यानी 60% आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर होगा। अब आप देखिए इसमें 148 वोट हुए दोस्तों, ठीक है, 148 वोट, मैं थोड़ा 1 घंटा पहले डाला हूँ इसको। अब देखिए 60% कितने लोगों ने आंसर किया है, तो 60% ये सी नंबर में, और 18% लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15% जो आंसर मारने वाले 71% लोग हैं। सोच लीजिए कितना मिस्टेक करते हैं आप लोग, और आप लोग मैथ पूरा देखते नहीं दोस्तों, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, 1.5% 11% लोगों ने मार दिया है। तो सही आंसर करने वाले लोगों की संख्या मात्र 18% है। आप लोग जाकर के कम्युनिटी में जाकर के देखें कि किस किस लोगों ने गलती की है। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों को बता दिया, ये 60% इसका सही आंसर है, और सही करने वाले लोगों की संख्या 18% है। ठीक है, 71% लोग यहाँ गलती किए हैं और 11% लोग यहाँ गलती किए हैं। सोच लीजिए दोस्तों कितना मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, इसलिए आप लोग को बार बार बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न को। देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न बोल रहा है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करता है, 30 आदमी कितने दिन में 120 ग्राम चावल का उपभोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, M1 D1 गुने H1 बराबर W1। फिर इधर लिखिए M1 M2 D2 गुने H2 बराबर W2। M से मैन हो गया, मतलब आदमी, दिन, घंटा, और ये कुल काम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बोला 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करता है, तो 60 आदमी है और दिन कितना है, तो 14 दिन, 14 दिन लिखिए आप। ठीक है, और कुल काम कितना है, ये 280 किलोग्राम चावल को खत्म करना है, तो 280 बटा में आ जाएगा बराबर। अब बोल रहा है कि 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे, तो 30 आदमी कितने दिन में, यानी D2 आप यहां लिखिए। ठीक है, और 120 किलोग्राम चावल खत्म करना है तो 120 यहां लिख दीजिए। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा, और 4 सत्ते 28, ये कट गया। ठीक है, अब कटेगा 14 एकम 14, 14 पचे 70। ठीक है, ये 14 पचे 70 कट गया। अब इसको काटिए 5 से, तो 12 पचे 60। तो कितना दिन में इसको खत्म करेगा दोस्तों, तो 12 दिन में। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 12 दिन, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और
छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यानी D2 बराबर क्या आया दोस्तों? तो 12 दिन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं और भाग जाते हैं। चलिए, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगना कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होती है? देखिए दोस्तों, अब इसमें भी यही जो अभी सूत्र बताया, आप लोग को फार्मूला बताया, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2, ये फार्मूला लगेगा, यहाँ W2 हो जाएगा। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है। अब यहाँ आप लिखिए 7 आदमी 12 दिन में, ठीक है। एक काम में आप एक काम डाल दीजिए यहाँ पे। अब बोल रहा है उससे दुगना कार्य, ठीक है, दुगना कार्य 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है? आदमी निकाल रहा है कि कितना आदमी और लगेगा। तो M2 हमको निकालने बोल रहा है, और बोल रहा है कि 8 दिन में पूरा करने के लिए, इसको 8 दिन में पूरा करना है। और काम क्या है? तो उससे दुगना कार्य, यहाँ काम एक था तो यहाँ 2 काम होगा। बस इतना ही है दोस्तों। अब इसको काटिए, 2 चौके 8 और ये कट जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। अब M2 बराबर क्या आएगा? तो M2 बराबर आ जाएगा 7 तिया 21 दिन। लेकिन 21 आपका आंसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब 21 यहाँ आंसर में दिया हुआ है, लेकिन इसको आंसर मत कीजिएगा आप, ये आंसर नहीं है। बोले कितने अतिरिक्त, ध्यान में यही बात, छोटी छोटी बातों को ध्यान में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर इसी तरह फंसाता है। अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? अभी तो 21 आदमी लग रहा है, लेकिन क्या है कि पहले तो 7 आदमी काम कर रहा था ना, तो अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता कितनी होगी? तो 21 माइनस 7 यानी 14 आदमी की और आवश्यकता होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 14 आदमी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, यही आपका आंसर हो गया, 14 आदमी होगा इसका आंसर। गलती से आप 21 मत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं उन लोग को भी फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में समाप्त करता है? तो 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और बोल रहा है बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। बी, ठीक है, 3/4 भाग ये जो है 15 दिन में समाप्त करता है। अब क्या करेंगे? इसको काट दीजिए, 2 छके 12 और ये कटेगा 3 पचे 15। इसका आ गया, ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 दिन आ गया, और ये हमारा आ गया, कितना आ गया? ये कट गया था, 4 पचे 20 दिन आ गया, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये 30 दिन और ये 20 दिन, इतना आ गया। अब बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब दोनों मिलकर के, तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 60 आ जाएगा। अब इसको भागा दीजिए आप, तो 30 से 60 में भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 20 से 60 में भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कुल काम हमारा 60 है दोस्तों, और दोनों मिलकर के काम करता है 5। अब इस 60 में 5 से हम भागा दे देंगे, तो काटिए इसको, तो कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। तो इसका
दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा दोस्तों? तो 12 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो गया। मैं इतना धीरे धीरे आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, कि चलिए स्लो समझाने से थोड़ा सारे लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों इतना गलती करते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ सारे के सारे लगभग लोग जो है सो 70-80% लोग जो है गलत आंसर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा घर में प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और अब देखिए जहाँ मिस्टेक होता है, देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ए करता है 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन। बी करता है 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, और 10 से भागा दीजिएगा 30 से तो आपका आ जाएगा 3, और 15 से भागा दीजिए 30 में तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो 5 दिन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यानी अगर एक दिन ए करेगा, ठीक है, तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, ठीक है, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के करेगा। तो दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 5 काम जो होता है इसको करने में 2 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? तो 2 दिन, ठीक है। अब क्या कीजिए, कुल काम तो 30 है, तो 30 में आप इस 5 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 6 के 30। अब 6 आंसर नहीं है दोस्तों, जब 5 काम करने में 2 दिन लगा तो ये 6 से इसको गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो कितना दिन लगेगा दोस्तों? तो 12 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर प्रश्न देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर घंटा तथा 16 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है? यह भी अंतर को बतला रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए, अच्छा चलिए ठीक है। अब क्या है कि दूरी दूरी तो दिया नहीं है, एक 15 किलोमीटर घंटा, एक 16 किलोमीटर घंटा चाल से तय करते हैं, और एक दूसरे को क्या है, दूरी को तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय लगते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप दूरी मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिए, एक जो है इतना 1 मीटर दूरी को 15 किलोमीटर घंटा से, और दूसरा जो है सो 1 मीटर दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दोनों को 16 मिनट अधिक लगते हैं, एक दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। जब भी अंतर का बात हो तो ये हम माइनस हम देते हैं, ठीक है। अब 16 मिनट अधिक लगते हैं तो ये 16 लिख दीजिए आप, लेकिन ये मिनट में है तो ये घंटा में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर घंटा में है, तो इसको 60 से भागा दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 15 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 240 आएगा। अब 15 से भागा दीजिएगा 240 में तो 16 आ जाएगा, और 16 से भागा दीजिएगा 240 में तो 15 आ जाएगा। लेकिन एक्स है, ओ एक्स है सॉरी, एक्स एक्स दोनों में पड़ेगा, और ये 16/60 हो गया। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, 16x में 15x घटाइएगा तो 1x बचेगा बराबर 240, और यहाँ लिखिए 16/60 लिखिए। अब काटे 6 चौके 24, 60 से काटेंगे 240 को तो 4 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, ये तिरछा गुना होता है, ऐसे गुना होता है, तो हमारा अब x बराबर क्या आ गया, तो 16 को 4 से गुना कर दीजिए तो 64 किलोमीटर।
कितना आया दोस्तों? तो 64 किलोमीटर। तो यह दूरी कितनी है? एक्स मांगने थे हम दूरी कि एक्स मीटर, तो 64 किलोमीटर आया। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए एक्स मीटर नहीं दोस्तों, ये 1 किलोमीटर मानेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। एक कार नगर नगर, एक मिनट दोस्तों, एक कार नगर ए से नगर बी तक 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है। ए जो है, एक कार नगर ए से बी तक ये जो जाती है 30 किलोमीटर घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर जो है तथा 20 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आती है। और जब इधर से बी से ए तक आती है तो ये जो है आ जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब एक बार जाती है और फिर वापस आती है। ठीक है, जाती है 30 किलोमीटर घंटा से और वापस आती है 20 किलोमीटर घंटा की चाल से। तो कार की औसत चाल ज्ञात करें, यही बोल रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, आप लोग को हम कल ही पढ़ाए हैं इसको। ठीक है, अब इसका आप फार्मूला लिखिएगा। एक फार्मूला है दोस्तों, क्योंकि 2 बार आ जा रहा है तो 2 ये औसत चाल है दोस्तों। ठीक है, हम सिर्फ चाल लिखे हैं। 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस पर आप इसको यहां बैठा दीजिए। 2 ये 30 गुने 20 और बट्टा में हो जाएगा 30 प्लस, एक मिनट दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 30 और ये 20 किलोमीटर। अब क्या कीजिए, इसको 2 ये 30 गुने 20 कर दीजिए और ये 50 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, 5 6 के 30। अब गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हो गया? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। चलिए बस कुछ नहीं, एक बार जा रहा है इधर से और एक बार फिर वहीं से वापस आ जा रहा है। तो ये आप फार्मूला यूज कीजिए, इसको याद रखिए, आपका सारा का सारा प्रश्न इस तरह से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या करा है। तो शांत जल में नाव की चाल, यहां लिखिए शांत जल में नाव की चाल, ये क्या है? शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, और धारा का वेग, धारा का वेग 4 किलोमीटर घंटा है। तो शांत जल में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अगर नाव, इधर से नाव बह रही है, चल रही है दोस्तों, ठीक है, इधर से अगर नाव चल रही है पानी में और धारा जो है इधर ही बह रहा है, ठीक है, इधर बह रहा है, तो क्या होगा
कि पानी तो अपने आप इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, नाव भी चल रहा है अपना चाल से और धारा भी उसको बहा रहा है, तो इसको इधर जाने में तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये भी मदद कर रहा है, धारा भी मदद कर रहा है और इसका नाव का अपना भी चाल है। ठीक है, अगर विपरीत रहता तब तो इसको दिक्कत होता इधर जाने में, लेकिन क्या है कि नाव जिस दिशा में चल रही है धारा भी उसी दिशा में बह रही है, तो उसको आसानी से वो बहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धारा का और नाव की चाल को जोड़ देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। यानी क्या है, नाव जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा जो है सो 4 किलोमीटर घंटा, ये हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल। ठीक है, तो 68 किलोमीटर। अब क्या कीजिए, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, चाल। अब यहां देखिए दोस्तों, दूरी कितनी है 68 किलोमीटर और चाल कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काट दीजिए, 17 चौके 68। ठीक है, तो कितना घंटे लगेंगे दोस्तों, तो 4 घंटा लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। मैं छोटी छोटी बातें पूरा लिख के समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगी। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 4 घंटा लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूमि का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक आयताकार भूमि है दोस्तों, ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है। लंबाई ये 40 मीटर है और चौड़ाई जो है सो 30 मीटर है। अब पूछा भूमि का विकर्ण, विकर्ण कौन होता है, इसको बोला जाता है विकर्ण दोस्तों। ठीक है, ये जो है सो विकर्ण है। एक मिनट, तो ये विकर्ण है। अब आप लोग अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, इसको जो है सो लंब बोला जाता है, इसको जो है आधार बोला जाता है और इसको विकर्ण को कर्ण बोला जाता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो कर्ण होती है। अब एक फार्मूला है दोस्तों, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या है, लंब है 30, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है तो 40 मीटर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। अब ये 900 आ जाएगा और ये जो है सो 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल, वर्ग का चिन्ह चढ़ा दीजिए, 9 और 100 और 1600 ये 2500 हो जाएगा और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 50 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो 50 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सही आंसर क्या हो गया, तो 50 मीटर। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। उसके बाद आप लोग बताइएगा दोस्तों कि कौन सा चैप्टर मैं शुरू करूं, जो बोलिएगा जिसमें आप लोगों को दिक्कत होगी वही चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।